क्या आप साइकोलॉजी में करियर बनाना चाहते हैं, साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं? मैं अवनीश विश्व आज आपके सारे सवालों के जवाब देने वाला हूं कि किस तरीके से आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, रिहैबिलिटेशन काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं या प्रोफेसरशिप कर सकते हैं साइकोलॉजी की फील्ड में। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जितने भी साइकोलॉजिस्ट की कैटेगरीज के बारे में मैंने आपको बताया, उन सब के जॉब रोल के बारे में, उनकी इनकम कितनी होती है, सैलरी कितनी होती है, इसके बारे में, और कोई भी साइकोलॉजिस्ट जैसे क्लिनिकल रिहैबिलिटेशन या गाइडेंस या काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट आपको बनना है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी, और वो कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं, कौन से संस्थान हैं जहां से हम लोग पढ़ सकते हैं, जैसे कि KGMU हो गया लखनऊ से या NCERT, सब के बारे में पावर पैक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। तो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का जॉब रोल क्या होता है कि भाई जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो वैरायटीज ऑफ इमोशनल, बिहेवियरल और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हैं या उनका ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, ये वर्बल ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, और तो क्या होता है कि जितने भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो लोग लाइसेंस्ड साइकोलॉजिस्ट होते हैं। लाइसेंस्ड का मतलब ये हुआ कि उनके पास एक लाइसेंस होना चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए। एलिजिबिलिटी क्या होती है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए कि आपके पास PG होना चाहिए साइकोलॉजी में, PG साइकोलॉजी में। इफ इन केस अगर आपके पास अप्लाइड साइकोलॉजी है या कोई भी रिलेवेंट स्ट्रीम है, ठीक है, तो आप इसमें इसके लिए जा सकते हैं। प्लस आपने MPhil इन क्लिनिकल साइकोलॉजी किया हो, MPhil इन क्लिनिकल साइकोलॉजी किया हो, फिर आप साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, बशर्ते जहाँ जिस संस्थान से आपने MPhil इन क्लिनिकल साइकोलॉजी किया है दैट इंस्टीट्यूट मस्ट बी RCI अप्रूव्ड। जी हाँ, अगर आपने MPhil करने की सोची है या इन फ्यूचर आपने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने के बारे में सोचा है तो जिस भी इंस्टीट्यूट से आप करने की सोच रहे हैं ये जरूर पता कीजिए कि वो RCI अप्रूव्ड है कि नहीं। RCI की वेबसाइट पर जाइए, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर जितने भी अप्रूव्ड कॉलेजेज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उसका आप लिस्ट ले लीजिए, क्योंकि इसका जो है समय दर समय ये लोग रिन्यूअल करते रहते हैं इंस्टीट्यूशन का। तो कभी कभी ये स्टूडेंट के साथ कोई दिक्कत ना हो, तो इसलिए स्टूडेंट की भी जिम्मेदारी बनती है कि यार कम से कम वो खुद चेक कर ले, है ना। और भाई इनकम की बात करें तो देखिए, इनकम जो होती है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की इन जनरल वो 60,000 रुपये पर मंथ तो कमा ही लेते हैं। ठीक है, और स्टार्टिंग में इनिशियल फेज में कम से कम वो 40-35 हज़ार के आसपास वो इनकम कर लेते हैं पर मंथ के हिसाब से। और साथ साथ अगर उन्हें कहीं जॉब नहीं करना है, अगर उनका मन है कि यार मुझे जॉब नहीं करना, मुझे अपना एक सेटअप खोलना है, मेरा अपना एक क्लिनिक हो, तो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट खुद का एक क्लिनिक खोलकर प्रैक्टिस कर सकता है, बट उसने RCI अप्रूव्ड या RCI का लाइसेंस उसके पास होना चाहिए। तो ये सिंपल सी चीज़ थी कि भाई आपके पास साइकोलॉजी में MA MSc जो भी होना चाहिए उससे रिलेवेंट, प्लस आपके पास MPhil इन क्लिनिकल साइकोलॉजी होना चाहिए, देन यू कैन, ठीक है, आप बन सकते हैं क्या, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, फिर आपकी भाई आप तो हो जाएंगे डॉक्टर साहब या डॉक्टर साहिबा, है ना। फुल रिस्पेक्ट, एक साइकोलॉजिस्ट की अपना एक अलग ही वैल्यू होती है। और दूसरी पता है, जब आप एक साइकोलॉजिस्ट की बात होती है ना, तो साइकोलॉजिस्ट की बात वो लोग बड़ी गंभीरता से सुनते हैं, है ना। तो साइकोलॉजिस्ट के साथ ये रहता है कि मतलब अपने आप को थोड़ा सा इतना पॉलिश करना चाहिए कि आपकी बातों में दम हो। खैर, इंस्टीट्यूट्स फॉर स्टडी वो कौन कौन सी जगह है जहाँ से हम क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए MPhil इन क्लिनिकल साइकोलॉजी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ लिस्ट प्रोवाइड कराई है आपके लिए जहाँ पर आप MPhil इन क्लिनिकल साइकोलॉजी कर सकते हैं, और ये सब के सब RCI अप्रूव्ड हैं निम्हांस को छोड़कर। निम्हांस, अगर निम्हांस से RCI अप्रूव्ड नहीं है लेकिन ये फिर भी उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रखा है, इसलिए निम्हांस के लिए ज़रूरत नहीं है। बट CIP GMCH चंडीगढ़, ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला मध्य प्रदेश ग्वालियर में है ये, रिनपास रांची, एभास दिल्ली, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली, TISS मुंबई, MIT यूनिवर्सिटी वेरियस ब्रांचेज जैसे कि नोएडा में है इनका, ग्वालियर में है, तो बाकी और लखनऊ में है, ठीक है, और गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी नोएडा, और KGMU लखनऊ, KGMU लखनऊ से आप क्लिनिकल साइकोलॉजी
एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी परस्यू कर सकते हैं। और जितनी भी मैंने आपको बताया है ये सब कुछ इंस्टीट्यूट्स RCI अप्रूव्ड हैं। इसके अलावा भी और कई सारे हैं, अगर आपको चाहिए तो आप गूगल कर लीजिए या RCI की वेबसाइट पे जाइए, सीधे वहाँ पर मिल जाएगा, आपको इधर उधर कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के बारे में आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट। देखिए इनके साथ भी RCI का इशू है। तो जो रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट होते हैं इनके पास भी RCI का लाइसेंस होना चाहिए। इसका मतलब वो इंस्टीट्यूट क्या होना चाहिए, RCI अप्रूव्ड होना चाहिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट का जॉब रोल क्या होता है। देखिए जो रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो वर्क एज एडवोकेट्स विद पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज to eliminate attitudinal, policy and physical barriers and to emphasize employment, environmental license and social role and community integration। तो रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट वर्क एज एडवोकेट, एडवोकेट का मतलब यहाँ वकील से मत समझिएगा, यहाँ मतलब एक तरीके के असिस्टेंट प्रोवाइड कराने के लिए होता है। इसको हिंदी में जो कहते हैं ना वो कहते हैं पुनर्वास मनोवैज्ञानिक, पुनर्वास मनोवैज्ञानिक। तो इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि पुनः वास कराने वाला, मतलब जब किसी के साथ कोई समस्या हो तो उसको ट्रीटमेंट देना या उसको असिस्टेंट प्रोवाइड कराना जिससे कि उसकी जो लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि वर्क विद पर्सन विद डिसेबिलिटीज। तो किन लोगों के साथ ये लोग काम करते हैं, जो लोग, खैर डिसेबिलिटी वर्ड तो यूज नहीं कर सकते आज के समय में, स्पेशली एबल्ड बोला जाता है, तो स्पेशली एबल्ड लोगों के साथ काम करते हैं रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट। तो जो भी उनके साथ प्रॉब्लम हो, फिजिकल बैरियर्स होती हैं, उनकी जो भी समस्याएं आती हैं उन सबको कम करने का प्रयास करता है आपका रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट। एलिजिबिलिटी क्या होती है, एलिजिबिलिटी होती है चाहे आप MA हो, MSc हो, व्हाट्सोएवर इन साइकोलॉजी और रिलेवेंट। ठीक है, रिलेवेंट का मतलब यह है कि MA MSc इन क्लिनिकल साइकोलॉजी हो गया, अप्लाइड साइकोलॉजी हो गया, कॉग्निटिव साइंस हो गया। ठीक है, ये प्लस आपने MPhil किया हो, किसमें MPhil आपने किया हो, रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी में। ठीक, फिर आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, एक चीज़ मैं क्लिनिकल साइकोलॉजी में एडवांस में बताना भूल गया कि ये जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए, इन सबको एडमिशन जब आपको लेना है तो आपको फॉर्म भरना पड़ता है और आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा, डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता। आप एंट्रेंस क्वालिफाई करेंगे, फिर आपका इंटरव्यू होगा, फिर आप इंटरव्यू जब क्वालिफाई करेंगे मतलब मेरिट में आएंगे तब आपको सीट मिलेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के जितने भी मैंने आपको यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस के नाम लिखे हैं, बताए हैं, ये सारे के सारे आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड कराते हैं। स्टाइपेंड मतलब मंथली स्टाइपेंड मिलता है, एक तरीके से असिस्टेंटशिप कह सकते हैं, कुछ पैसे की मिलते हैं। जैसे कि निम्हांस जो है वो 25,000 रुपये देता है, ईभास जो है वो 12,000 रुपये पर मंथ देता है अपने कैंडिडेट्स को, और जो GMCH है वो भी 12,000 देता है। तो और ग्वालियर इसी तरीके से जितने भी है ना सब स्टाइपेंड देते हैं मतलब। तो भाई आपको बस मेहनत करके आना है और पढ़ने के लिए पैसा तो आपका इंस्टीट्यूशन देगा, उसके बाद तो आप साइकोलॉजिस्ट बन जाएंगे तो फिर आपके पास तो इनकम होगी। ठीक है, तो वापस आते हैं रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट पर। तो रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट का मैंने बताया कि आपके पास MA MSc साइकोलॉजी प्लस MPhil इन रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी। चूंकि ये RCI लाइसेंस्ड होल्डर ही केवल प्रैक्टिस कर सकते हैं रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट के लिए, तो वो इस जगह से करेंगे जो इंस्टीट्यूट RCI अप्रूव्ड होगा, है ना। एक चीज इसमें यह भी होता है कि कहीं कहीं PG डिप्लोमा इन रिहेबिलिटेशन, PG डिप्लोमा इन रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी कराया जाता है। तो ये लोग भी, और ये लेकिन हाँ ये RCI अप्रूव्ड कोर्स होना चाहिए। जब तक RCI अप्रूव्ड कोर्स ना हो उस जगह पे एडमिशन ना लीजिए। अगर आपने रिहैबिलिटेशन या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने के बारे में सोचा है तो टेक्निकल बात बता रहा हूँ, रियल बात बता रहा हूँ, बिल्कुल भटकाने वाला काम नहीं है। आप इन फ्यूचर प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। और अगर आपके पास RCI नहीं हुआ, ठीक है, RCI का लाइसेंस नहीं हुआ और आप प्रैक्टिस करते हुए पकड़े गए तो आपके ऊपर माल प्रैक्टिस करने का, यानी कि गलत तरीके से या गैर कानूनी तरीके से
पेशेंट देखने का, ट्रीट करने का, प्रैक्टिस करने का आपके ऊपर आरोप लगेगा और उसका आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है, साथ साथ आपको सजा भी हो सकती है, लीगल एक्शन आपके खिलाफ लिए जा सकते हैं। तो अगर आप रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने का मूड बना रहे हैं या बना चुके हों, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें कि जहाँ पे आप एडमिशन ले रहे हैं द इंस्टीट्यूट मस्ट बी RCI अप्रूव्ड। ठीक है, चलिए अब आते हैं इसके इनकम कितनी होती। इनकी भी इनकम वही लगभग एक समय के बाद 60-70 हज़ार के ऊपर पहुंच जाती है। ठीक है, शुरुआती फेज में 35 से 40 हज़ार रुपये इनकी इनकम होती, भाई उससे कम तो नहीं होती। ठीक है, अगर उससे कम अगर कोई इंस्टीट्यूट देने की कोशिश कर रहा है तो भाई ये तो गलत बात हो जाए। खैर आती ही नहीं है जितनी भी वैकेंसीज होती हैं। अभी जैसे कुछ समय पहले NHM की वैकेंसीज आई थी, ठीक है, तो उसमें रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट का जो मंथली पेमेंट रखा गया था वो 60,000 रुपये रखा गया था, है ना। तो इस तरीके से अच्छा खासा रेपुटेशन होता है रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट का। साथ साथ अगर उन्हें भाई जॉब नहीं करनी है तो वो खुद का सेंटर खोलकर वो प्रैक्टिस कर सकते हैं एज अ प्रैक्टिशनर, एज अ रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट। वो एक पुनर्वास मनोवैज्ञानिक के रूप में काम कर सकते हैं। ठीक, अब इंस्टीट्यूट्स ऑफ स्टडी, ऐसे कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं बात करेंगे, जैसे महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी केरला, NIMS सिकंदराबाद तेलंगाना, MIT यूनिवर्सिटी वेरियस स्टेट्स में जो इनके ब्रांचेज हैं यहाँ पर, या वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स में जो इनके ब्रांचेज हैं, आप यहाँ से कर सकते हैं। और भी आपको जानना है तो आप गूगल कर लीजिएगा या आप RCI की वेबसाइट पे जाइए, कॉलेज लिस्ट या जो भी अप्रूव्ड है आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। सीधी बात भाई, आप इधर उधर मत जाइए, सीधे RCI की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर अप्रूव्ड कॉलेज या इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट उठाइए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इंडिया में कितने कॉलेज हैं, कितने इंस्टीट्यूट हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज हैं जो MPhil इन क्लिनिकल साइकोलॉजी और रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी करा रही है। अब आते हैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। भाई काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट क्या होते हैं? काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से थोड़ा सा लो होता है। जैसे थोड़ा सा लो का मतलब देखिए, जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होता है वो मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर होता है हु स्पेशलाइज इन ट्रीटिंग पेशेंट विद इमोशनल क्राइसिस, स्ट्रेस, एंजाइटी एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स। ठीक है, ये क्या होता है कि ये लोग ट्रीट कर सकते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर वाले को ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है, या किसी के लाइफ में, डेली लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही हो वहाँ पर काउंसलिंग प्रोवाइड करा सकते हैं। किसी के मैरिटल लाइफ यानी कि शादीशुदा जीवन में कोई समस्या आ रही हो तो ये लोग वहाँ पर काउंसलिंग प्रोवाइड करा सकते हैं। किसी के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो तो ये लोग वहाँ पर अपना काउंसलिंग प्रोवाइड करा सकते हैं। साथ साथ अगर किसी को कैरियर गाइडेंस चाहिए या कैरियर काउंसलिंग चाहिए तो ये लोग भी प्रोवाइड करा सकते हैं, और वोकेशनल गाइडेंस भी ये लोग प्रोवाइड करा सकते हैं। तो एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट ज़्यादा काम कर सकता है। और मैंने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कंपैरिजन करने की बात ये की कि जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता है ना, वो सीवियर केसेस देख सकता है, जैसे सुसाइड के केसेस और सिजोफ्रेनिया के केसेस, ठीक है, डिप्रेशन के केसेस। तो ये जितने भी केसेस होते हैं ये सब कुछ एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट को नहीं देख सकते, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट नहीं देख सकते, क्योंकि ये RCI की गाइडलाइन में नहीं है। एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कभी, या जल्दी ही बना के अपलोड करेंगे कि ये RCI क्या है या मेंटल हेल्थ एक्ट क्या है, सबके बारे में, ठीक है। तो अभी फिलहाल इतना ही। और अगर आपको इस लेवल पे जाना है तो आप किसी साइकियाट्रिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के अंडर में भी आप इंटर्नशिप कर सीख सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है। तो ये लोग इस तरीके से काम करते हैं, मतलब बताया ना, कैरियर काउंसलिंग वगैरह वगैरह, इतनी सारी चीज़ें। एलिजिबिलिटी क्या होती है काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए? इसका एलिजिबिलिटी देखिए वैरी करता है, कहीं कहीं ये केवल MA या MSc इन साइकोलॉजी करके हो जाता है, लेकिन रेफरेबल होता है कि आप आपने डिप्लोमा, PG डिप्लोमा या डायरेक्ट डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी करके रखा हो, PG डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग करके रखा हो, ठीक है। होता क्या है ना कि कभी कभी इफ़ इन केस लोग जॉब ढूंढने की कोशिश करते हैं, जॉब तो मिल जाती है लेकिन उस हिसाब से पेमेंट वगैरह नहीं होता,
है ना। जैसे काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट का जो पेमेंट होता है वो तो 26,000 से स्टार्ट होता है और ये भी जाता है 70-80 हज़ार तक। मैं बताता हूँ कैसे जाता है, अभी आगे बताएंगे। लेकिन जो जैसे कि आपने एमए कर लिया, साइकोलॉजी कर लिया, तो जैसे भाई एक खाना वाना बनाते हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं कि तड़का डाल देते हैं, उसका टेस्ट बढ़ जाता है। तो ये जो डिप्लोमा वाला होता है ना, ये डिप्लोमा भी एक तड़का देने का काम करता है आपके डिग्री के टेस्ट में, है ना। तो आप जब कहीं जाएंगे तो आपने पीजी डिप्लोमा करके रखा होगा, तो आपकी जो वैल्यू है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी कि हाँ आपने एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग कोर्स किया है। किसमें किया है? पीजी डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी। ठीक है, तो ये हो गया। अभी मैं बता रहा हूँ, आगे बताता हूँ कि एक वैकेंसी आई थी DSSB, लगभग हर साल पिछले 2-3-4 सालों में से कई बार आ चुकी है। अभी रिसेंटली इन लोगों ने वैकेंसी निकाला था, तो इन्होंने ये मांगा कि BA प्लस डिप्लोमा हो या MA इन साइकोलॉजी करके रखा हो। इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो भी डाल के रखा है। DSSB का जो साइकोलॉजिस्ट का ये वाला पोस्ट आया था, सिलेबस मैंने इसका बताया था, वो कैरियर गाइडेंस या DSSB की प्लेलिस्ट में है, आप उसको देख लीजिएगा। और उसके अलावा इन लोगों ने एक और DSSB वालों ने एक और पोस्ट निकाला था इससे पहले, तो उसमें इन्होंने ये मांगा था MA MSc हो प्लस कैंडिडेट ने PG डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग करके रखा हो। और जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट और ये वाला पोस्ट नहीं, ये सब कुछ रेगुलर और प्योर गवर्नमेंट पोस्ट हैं। और इन सब की जो सैलरी स्टार्ट होती है ये 48,000 से स्टार्ट होती है, आई थिंक, या 50,000 के एबव होती है। तो और ये आगे चलकर 70, 80, 90 हज़ार तक ये पोस्ट जाता है काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट का। साथ साथ इसका IIT में भी पोस्ट आता है। ठीक है, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के लिए अभी कुछ दिन पहले IIT कानपुर में आया था, तो इन लोगों ने क्या किया था कि आप मांगा था कि डिप्लोमा किया हो प्लस कैंडिडेट के पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो एंड सैलरी, भाई IIT है वो लगभग 80,000 प्लस इन लोगों ने पेमेंट रखा हुआ था पर मंथ फॉर अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। तो मजाक नहीं है ये, अगर आप मेहनत करेंगे तो आप काफ़ी आगे जा सकते हैं। ठीक है, बशर्ते काउंसलिंग स्किल आप में अच्छी होनी चाहिए। खैर ये तो साइकोलॉजी का चैनल है, तो कभी न कभी तो इस पर मैं वीडियो डालूंगा ही। और इसमें क्या हो सकता है कि अभी कुछ समय पहले सन 2019-18 में या 19 में किसी में आया था, UPSC ने वैकेंसी निकाली थी, वो भी साइकोलॉजिस्ट पोस्ट के लिए था। इन लोगों ने क्या कहा कि मतलब MA होना चाहिए प्लस डिप्लोमा होना चाहिए प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये देख रहे हैं, ये UPSC जिसके लिए एकदम लोग क्रेज रहता है UPSC के एग्जाम के लिए, UPSC ने एग्जाम दिया था, है ना। अगर मुझे कभी डॉक्यूमेंट मिलेगा तो मैं अपने टेलीग्राम के जो ग्रुप है मैं उसको डाल दूंगा ये, तो आप लोग वहां से देख सकेंगे। तो ओवरऑल अगर आप साइकोलॉजी की फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं तो बहुत स्कोप है, बशर्ते आपको लग के करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो होता है ये फील्ड है ना, ये स्किल मांगता है, आपको टाइम मांगता है। क्योंकि अगर आपने केवल डिग्री के लिए सोचा है कि हाँ डिप्लोमा में डिग्री ले लिया, डिप्लोमा ले लिया और मैं आगे चलकर भाई बड़ी दिक्कत होगी आगे, है ना। और ये इनकम की बात करें, अभी मैंने आपको बताया इन जनरल 26,000 से स्टार्ट होता है। बिगिनर स्टेज में कभी कभार ये 18,000, 20,000 से स्टार्ट होता है पर मंथ के हिसाब से। और साथ साथ क्या है कि काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट का या स्कूल साइकोलॉजिस्ट का हर साल जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं लगभग 70-80% में हर साल कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी आती है फॉर अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, स्कूल साइकोलॉजिस्ट के लिए। तो ये लोग उसके मांगते हैं MA होना चाहिए प्लस डिप्लोमा होना चाहिए। तो इन लोगों ने भी 26,000 रुपये पर मंथ करके रखा है, अभी बढ़ा होगा तो अलग बात है ना। तो आप सोच सकते हैं कि ये काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट में पैसा तो है ही, रिस्पेक्ट भी बहुत होती है भाई। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट इज अ पॉपुलर जॉब। अब कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं, मैंने कुछ टॉप रेपुटेटेड संस्थानों के नाम यहाँ पर दिए हैं, जैसे कि NCERT दिल्ली और अजमेर से कर सकते हैं। ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी उत्तर प्रदेश, ये इलाहाबाद प्रयागराज में पड़ता है, इसको मनोविज्ञान शाला नाम से भी जाना जाता है। और BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और तो ये 3 जगह ऐसे हैं जहाँ पर इंटरव्यू से सिलेक्शन होता है। ठीक है, डायरेक्ट इंटरव्यू, आपको फॉर्म रेगुलरली चेक करना पड़ेगा इनके वेबसाइट पर, या तो इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लीजिए। तो इन सब का क्या कहते हैं कि एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन आता है, तो एडमिशन में आपको फॉर्म भरना होगा, आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, आपका इंटरव्यू होगा, आपका सिलेक्शन होगा तो आपको बुलाया जाएगा। ठीक है,
फिर आता है गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी और CSJM यूनिवर्सिटी। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में क्या है कि एंट्रेंस देना पड़ता है और इंटरव्यू भी होता है। CSJM यूनिवर्सिटी में भी एंट्रेंस होता है एंड समटाइम्स इंटरव्यू होता है। या तो एंट्रेंस आप क्वालिफाई करेंगे तो रैंक में आने पर आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। CSJM यूनिवर्सिटी में क्या है कि अभी रिसेंटली ये ओपन हुआ है, तो अभी एंट्रेंस के हिसाब से इसमें एडमिशन हो रहे हैं। इफ़ यू क्वालिफाई द एंट्रेंस एंड कम इनटू द रैंक तो फिर आपका एडमिशन यहाँ पर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं प्रोफेसर्स इन यूनिवर्सिटी या कॉलेज। अब यहाँ पर देखिए यूनिवर्सिटी और कॉलेज तो अलग चीज़ हो गया, मैं अलग अलग करके बताऊंगा। प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर से इसकी स्टार्ट होती है। कोई भी प्रोफेसर अगर बनेगा तो सबसे पहले वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनेगा। तो मैं यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर रहा हूँ। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है भाई, उनका काम होता है टीचिंग कराना, रिसर्च कराना, और जितने भी एजुकेशनल कमिटीज होती है या जितने भी एजुकेशनल सेमिनार वेबिनार होते हैं, वर्कशॉप होते हैं, ये सब कुछ कराना। ठीक है। अब देखिए एलिजिबिलिटी क्या होती है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। आपने पीजी किया हो साइकोलॉजी में, ठीक है, पीजी इन साइकोलॉजी, प्लस आपने नेट या JRF क्वालिफाई किया हो, या फिर आपने PhD करके रखा हो इन साइकोलॉजी में अभी फिलहाल। और कॉलेज के लिए भी सेम है, लेकिन 2023 से ये रेगुलेशन चेंज हो जाएगा। तो अगर किसी को यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो उसे पीजी होना चाहिए, प्लस PhD कंपलसरी है, और अगर नेट हो तो अच्छी बात है। तो यूनिवर्सिटी में अगर आपको पढ़ाना है तो भाई PhD आपके पास होना चाहिए, यू मस्ट हैव अ PhD। ठीक। और कॉलेजेस में 2023 से ऐसा कोई रूल नहीं होने वाला है, वो पहले की तरह चलता रहेगा। आपके पास PG प्लस PhD हो या फिर PG प्लस नेट या JRF हो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे फॉर कॉलेज टीचर्स। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये UGC रेगुलेशन कहती है। देखिए अगर इनकम और सैलरी की बात करें तो अगर कोई भी व्यक्ति असिस्टेंट प्रोफेसर बनता है किसी प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटी में तो अमूमन उसको 40,000 रुपये पर मंथ मिल जाते हैं, कभी कभार इससे ज़्यादा ही मिलते हैं। लेकिन अगर कोई परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं किसी कॉलेज में तो उनको 57,700 रुपये प्लस 6,000 की ग्रेड पे इनको मिल जाती है, प्लस HRA वगैरह अलग से। तो ओवरऑल कहें तो एक असिस्टेंट प्रोफेसर की जो सैलरी होती है वो 75,000 के प्लस जाती है अगर वो रेगुलर अपॉइंटमेंट होता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे TISS वगैरह हुए या MIT यूनिवर्सिटीज़ हुए, तो ये लोग भी अच्छा पेमेंट देते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, है ना। और इंस्टीट्यूट्स की बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो देखिए इसके लिए कोई खास इंस्टीट्यूट नहीं बना है कि जैसे क्लिनिकल के लिए आपको यहाँ मिलेगा। मतलब ये है मेरा कि कोई भी पूरे इंडिया में कहीं से जो कि UGC अप्रूव्ड कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, फेक यूनिवर्सिटी में ना आती हो, ठीक है, वहाँ से वो PG करा हो और PhD करा हो, यानी कि जो भी उसकी डिग्री हो वो UGC अप्रूव्ड कॉलेज यूनिवर्सिटी से हो। ऐसा नहीं कि मतलब कहीं से भी ले लिया हो, तो वो व्यक्ति प्रोफेसरशिप के लिए एलिजिबल होगा। और प्रोफेसरशिप में जो पेमेंट वाली बात है ना, आप असिस्टेंट बनते हैं, फिर आप एसोसिएट बनते हैं, फिर आप प्रोफेसर बनते हैं। तो प्रोफेसर जो होते हैं वो एकेडमिक डिपार्टमेंट या टीचिंग डिपार्टमेंट का वो सबसे बड़ा पद होता है प्रोफेसर का। ठीक है, तो समय के साथ ये पेमेंट भी बढ़ता जाता है जो कि 1,00,000 2.5 लाख रुपए तक ये जाता है। तो अच्छा कैरियर है इसमें, लेकिन ये है कि इसमें काम भी बहुत रहता है। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन, मैंने आपको पूरी क्वालिटी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए जिसकी आपको ज़रूरत थी और वीडियो में मैं नहीं दे पाया तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। और नेक्स्ट करियर वीडियो आपको जल्द ही मिलने वाला है, या कोई सेक्टर जिसमें आप चाहते हैं कि आपको चाहिए तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ साथ अगर आप साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल आप सही चैनल पर हैं। यहाँ पर साइकोलॉजी की प्रिपरेशन ऑलरेडी कराई जा रही है, फिलहाल नेट की सीरीज चल रही है और वो सीरीज आपके किसी भी पढ़ाई में काम आएगी, चाहे वो आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो BA MSc कर रहे हो, BSc कर रहे हो। मैं इस लेवल से पढ़ा रहा हूँ, UGC नेट का सिलेबस फॉलो कर रहा हूँ, तो वो सब हो जाएगा। चाहे आप DSSS रीड की प्रिपरेशन कर रहे हो तब भी वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, UP टेट सुपर टेट सब में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप साइकोलॉजी के फील्ड में कहीं से भी जुड़े हों।
और हाँ, ऑथेंटिक कंटेंट देता हूँ, इसलिए भाई ज़रूर इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और आज के वीडियो के लिए तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।